चलिए 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3। कैन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम। एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। ओए तो क्या वो पैरेललोग्राम हो सकता है या नहीं, ये हमको बताना है। ठीक है, एंगल D प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये कोई ज़्यादा सॉल्यूशन वाले क्वेश्चंस नहीं है, हमको सिर्फ इसमें जो है सही आंसर्स बताने हैं सही लॉजिक के साथ कि ऐसा पॉसिबल है क्या कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है और वो पैरेललोग्राम हो सकता है या नहीं हो सकता। तो एंगल D और एंगल B का सम कितना है 180। तो देखो मैं पहले एक रफ स्केच से क्या करता हूँ, एक क्वाड्रिलेटरल बना लेता हूँ। अब क्या ये पैरेललोग्राम हो सकता है? तो देखें B और D कैसे एंगल्स हैं, B और D अपोजिट एंगल्स हैं। अपोजिट एंगल्स का सम 180 है, अपोजिट एंगल का सम 180 है, तो इन बचे हुए दो एंगल्स का सम भी 180 होगा। हो सकता है ना ये ऐसा, ये दोनों का सम 180 है, ये रिमेनिंग दो एंगल्स का सम भी कितना होगा 180। अब दोनों का सम 180 है तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों एंगल्स इक्वल ही हों, या इन दोनों का सम 180 है तो ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों एंगल्स इक्वल ही हों। लेकिन हो सकता है क्या पूछ रहा है, तो ये भी तो हो सकता है कि ये 90 का हो, ये 90 का हो, ये 90 का हो और ये भी कितने का हो 90 का हो। तो इसमें क्या हो रहा है कि अपोजिट एंगल्स इक्वल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, हो रहे हैं। ये भी अपोजिट एंगल्स इक्वल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, हो रहे हैं। और एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये पैरेललोग्राम ऐसा पॉसिबल तो है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ को शो कर रहा है। हमने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में यही पढ़ा है कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होने चाहिए। तो इसमें बोला था कि B और D का सम 180 है, तो B और D का सम 180 ऐसे भी तो हो सकता है, और ये दोनों का सम 180 होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इन दोनों को 90-90 भी तो ले सकते हैं। तो ये क्वाड्रिलेटरल जिनके अपोजिट एंगल का सम 180 हो वो एक पैरेललोग्राम हो सकता है, पॉसिबल है। ये बात समझ में आ रही है? इसमें हमको सिर्फ ऐसे थ्योरी लिखना है, बाकी ऐसे कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ये, बस अपने हमारे नॉलेज के लिए। क्लियर? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इसका देख लेते हैं। एंड BC इक्वल्स टू 4.4 सेंटीमीटर। ये कुछ साइड्स दिए हुए हैं किसी क्वाड्रिलेटरल के। ABCD हम ऐसी रफ स्केच बना लेते हैं स्टूडेंट्स, कोई भी ज़रूरी नहीं कि वो पैरेललोग्राम हो, हमको एक क्वाड्रिलेटरल लेना है। और लेंथ्स दी हुई हैं, AB और DC की लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर। तो ये रहा AB 8 सेंटीमीटर और ये है DC, ये कितने का है 8 सेंटीमीटर। AD कितने का बोल रहा है 4 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ पे 4 सेंटीमीटर ले लिया। एंड BC कितने का है 4.4 सेंटीमीटर। तो अब ज़रा देख के बताइए स्टूडेंट्स कि क्या ये पैरेललोग्राम हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं है, और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ है कि उसके जो अपोजिट साइड्स हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं। लेकिन ये तो अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं है, हालांकि एक पेयर जरूर इक्वल है, लेकिन दोनों पेयर्स जो है अपोजिट साइड्स इक्वल होने चाहिए। तो ये पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। समझ में आ गई बात? बिकॉज अपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल। थर्ड देख लेते हैं, एंगल A इक्वल्स टू 70 डिग्री एंड एंगल C इक्वल्स टू 65 डिग्री। फिर से हम एक रफ स्केच ऐसी ABCD एक क्वाड्रिलेटरल को बना लेते हैं। एंगल A कितना बोल रहा है 70 डिग्री। हम ये ऐसी बना रहे हैं रफ स्केच, ये मत सोचिएगा कि 70 डिग्री का है ही, बस समझाने के लिए है। और ये एंगल C कितने का है 65 डिग्री। तो क्या ये पैरेललोग्राम हो सकता है? नहीं हो सकता। इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है ये? क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर नॉट इक्वल।
अगर ये पैरेललोग्राम होता तो इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते, बट इसमें अपोजिट एंगल्स इक्वल नहीं है। इसका क्लियर सा मतलब है कि ये पैरेललोग्राम पॉसिबल नहीं है। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये सिंपल से इसकी रीज़न है जिसको आप थ्योरी के फॉर्म में इजीली आंसर लिख सकते हैं। चाहो तो अभी लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ ए रफ फिगर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। आपको एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है, ऐसे ही रफ फिगर बनाना है आपको, उसको पेंसिल या स्केल का यूज़ करके नहीं बनाना है। एक रफ फिगर आपको बनाना है क्वाड्रिलेटरल, दैट इज़ नॉट ए पैरेललोग्राम, वो पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए, बट हैज़ एग्जैक्टली 2 अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर्स। लेकिन उसमें अपोजिट एंगल्स जो हैं वो इक्वल मेजर्स के होने चाहिए। तो अगर दोनों अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, दोनों पेयर, तब तो वो फिर क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो आपको एक पेयर जो है अपोजिट एंगल्स का वो इक्वल बनाना है, और एक अपोजिट पेयर को क्या करना है? इक्वल आपको नहीं बनाना है। तो देखिए, जैसे ये ऐसा, ये एंगल अप्रॉक्स 120 का दिख रहा है यहाँ से, ठीक है। तो इसको थोड़ा बढ़ा दें, इसको ऐसा बढ़ा दें, और ये ऐसा आपको 120 का, ये पैरेललोग्राम जैसे ही दिख जा रहा है क्या? मतलब थोड़ा सा आपको इसको स्केच ऐसा बनाना है तो मान लो ये 120 का बन गया अपोजिट एंगल्स, और ये थोड़ा सा वेरी कर जाएंगे, ये वाले एंगल थोड़े से वेरी हो जाएंगे। ये कहीं आप बना देंगे अप्रॉक्स 50 डिग्री का, सपोज़ ये बन जाएगा अप्रॉक्स 60 या 70 डिग्री का। तो आपको ऐसे ही एक रफ स्केच बनाना है, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बस ऐसे ही आपको बताया गया है कि इसमें देखो क्या बोल रहा है कि एक अपोजिट जो पेयर है एंगल्स का वो इक्वल है, बट जो अनदर है वो इक्वल नहीं है। तो ये पैरेललोग्राम नहीं है, ये क्वाड्रिलेटरल है जिसमें हमने एक पेयर इक्वल बना दिया, सिंपल, और कुछ नहीं, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द मेजर्स ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। सबसे पहले हम लोग एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ये रहा हमारा पैरेललोग्राम ABCD, ये पैरेललोग्राम है, इसका मतलब इसमें पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी। क्या क्या प्रॉपर्टीज़? अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, पैरेलल होंगे, और साथ ही साथ एडजेसेंट एंगल का सम 180 होगा, और अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। देखिए अब क्या बोल रहे हैं, द मेजर ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। जो एडजेसेंट एंगल हैं वो 3:2 में है। तो जब भी रेशियो वाली बात आती है हम उसको x के फॉर्म में लेते हैं। तो लेट एडजेसेंट एंगल्स आर, लेट एडजेसेंट एंगल्स आर, क्योंकि रेशियो 3:2 था तो क्या हो जाएगा? 3x एंड 2x, 3x एंड 2x। अब डायग्राम के अकॉर्डिंग बताएं जरा कि ये जो एंगल D है वो बड़ा एंगल दिख रहा है आपको, या एंगल C जो है वो बड़ा दिख रहा है? एंगल, हाँ, एंगल C बड़ा है, एंगल C बड़ा है ना, क्योंकि आप एंगल D जो बना रहे हैं वो 90 से लेस बन रहा है। आ रहा है समझ में? वो एक्यूट एंगल है, समझ में आ रही बात? और आप एंगल C बना रहे हैं तो एंगल C के लिए 90 डिग्री क्या होता है? स्ट्रेट होता, और उससे और आगे बढ़ रहे हैं तो ये ऑब्ट्यूस एंगल है, तो इसकी वैल्यू 90 से ज़्यादा है, ये अपन देख के बता सकते हैं। और ये जो है 90 से लेस है, तो ऑब्वियस ही बात है ये बड़ा है। अब हमने यहाँ पे 3x और 2x सपोज किया है, तो 2x और 3x में कौन बड़ा है? 3x। तो हम इसको 3x लिख सकते हैं, ठीक है। ये कितना हमने नोट कर लिया? 3x, और इसको हमने क्या ले लिया? 2x, क्योंकि यही तो एडजेसेंट एंगल्स हैं कि नहीं स्टूडेंट्स? एडजेसेंट मतलब अगल बगल के, ठीक। अब जब ये एंगल C 3x का है तो एंगल A भी कितने का होगा? 3x, क्योंकि ये पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स हैं। और जब एंगल D 2x का है तो एंगल B भी कितने का होगा? 2x का होगा। और अब आपको पता है कि ये पैरेललोग्राम तो है ज़रूर, लेकिन ये क्वाड्रिलेटरल भी है कि नहीं है। और क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी आप जानते हैं, क्या प्रॉपर्टी होती है? कि सारे एंगल का सम कितना होता है? बस वहाँ से हमको x की वैल्यू पता चल जाएगी और फिर हम दोनों एंगल पता कर लेंगे। क्लियर? तो साथ साथ नोट करते जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल,
एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, चारों एंगल का जो सम होता है वो 360 होता है। एंगल ए कितने का है 3x, एंगल बी कितने का है 2x, एंगल सी 3x और एंगल डी की वैल्यू भी 2x। ये सबको हम सम करेंगे तो 3 + 2 5 + 3 8 + 2 10, तो ये हो गया 10x इक्वल्स टू 360 डिग्री। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे हम, 360 10 यहाँ मल्टीप्लाई था, यहाँ के क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x की वैल्यू आ जाएगी 36। अब क्योंकि आपको ये एंगल्स बताने थे तो एंगल 2x था, 2x मीन्स 2 का मल्टीप्लाई है x के साथ और x की वैल्यू कितनी है 36, तो ये आ गया 72 डिग्री। और एक एंगल था 3x का, तो 3 × x, x की वैल्यू है 36, मल्टीप्लाई करेंगे तो 108। सो आपको बोला था फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स, तो आपको चारों एंगल्स पता चल गए कि एंगल ए और एंगल सी दोनों कितने कितने के हैं 108 के, और एंगल बी और एंगल डी जो है वो दोनों एंगल हैं 72 डिग्री के। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा सिंपल। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर्स। इसके जो दो एडजेसेंट एंगल्स हैं वो इक्वल हैं, कितने के हैं अपने को पता नहीं है, तो हम ईच इक्वल एंगल को क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं। लेट एडजेसेंट एंगल्स ऑफ x डिग्री, x के हैं, तो अगर ये x डिग्री का है तो इसका एडजेसेंट एंगल ये हुआ, या ये भी हो सकता है, हम ये ले लिए तो ये भी कितने का है x का है। और जब एंगल सी x का है तो एंगल ए भी x का होगा, और एंगल डी अगर x का है तो ये भी कितने का होगा x का होगा। समझ में आ रही बात? फिर से आप इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल लगा सकते हैं आप, और आपको पता है कि चारों एंगल का जो सम होता है सम ऑफ ऑल 4 एंगल्स इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो यहाँ पे आप वो एंगल सम वाली प्रॉपर्टी लगा लेंगे, मैं उसको नहीं लिख रहा हूँ, एज इट इज़ बता दिया हूँ, यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, ये चारों एंगल का जो सम होगा वो क्या होगा 360 होगा। और ऑल 4 एंगल्स आर ऑफ इक्वल मेजरमेंट, मीन्स सब x के हैं, x प्लस x प्लस x प्लस x इक्वल्स टू 360। ये सम हो गया कितना आ जाएगा 4x इक्वल्स टू 360। इस 4 को यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ के क्या हो जाएगा डिवाइड, सो 360 डिवाइडेड बाय 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 4 0 जा 0। x की वैल्यू कितनी आ गई, मतलब इससे आपको ये पता चला कि ईच एंगल जो है इस केस में वो कितने का है 90 डिग्री का है। तो जब ईच एंगल 90 डिग्री का होगा तो वो क्वाड्रिलेटरल कैसा हो सकता है, उसका शेप कैसा होगा, हर एंगल 90 का है, ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, तो वो एक कैसा क्वाड्रिलेटरल है, उसका क्या नाम होगा स्पेसिफिक, स्क्वायर हो सकता है। वो क्या हो सकता है, वो स्क्वायर हो सकता है स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ से देखो आपको डायग्राम देख के लग रहा होगा कि जब ये एक्यूट एंगल है और ये ऑब्टूस एंगल है तो दोनों इक्वल कैसे हुए, लेकिन हमको पहले पता तो नहीं था, हमको बोला गया कि आप क्या कीजिए एडजेसेंट एंगल्स को इक्वल लेके बनाइए, हमने बनाया तो हमको पता चल गया कि ऐसा पॉसिबल तो हो सकता है, ये पैरेललोग्राम हो सकता है, लेकिन वो पैरेललोग्राम स्पेसिफिक क्या हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है या फिर रेक्टेंगल हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि ये स्क्वायर भी एक अपने आप में पैरेललोग्राम है। क्यों है, क्योंकि इसके भी अपोजिट साइड्स क्या हैं इक्वल हैं, क्लियर। और ये भी अपने आप में एक पैरेललोग्राम है, क्यों है, क्योंकि इसके भी अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और साथ ही साथ पैरेलल है, क्लियर। तो ये जो पैरेललोग्राम है वो स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के हिसाब से। चलो इधर देख लेते हैं एक बार, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये आपको इसमें फिगर बना हुआ है और ये बताया है कि HOPE जो है वो एक पैरेललोग्राम है। क्या है वो,
पहले से हमको क्वेश्चन में गिवन है कि ये पैरेललोग्राम है, मतलब हम इसमें पैरेललोग्राम वाली सारी जो प्रॉपर्टीज है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आगे फाइंड द एंगल मेजर्स एक्स वाई और जेड, है ना। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, वाई की एंड जेड की, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखते हैं, स्टेट द प्रॉपर्टीज़, और आपने जो जो प्रॉपर्टीज इसमें यूज़ की वो आपको इसमें मेंशन करना है बगल में। तो देखिए ज़रा क्या क्या हो सकता है। कैसे, किसकी वैल्यू क्या हो सकती है। y की वैल्यू कितनी हो सकती है। y की वैल्यू 40 डिग्री हो सकती है। वेरी गुड। कैसे हो सकती है। वेरी गुड, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। हमको ये प्रॉपर्टी पता है कि जब दो पैरेलल लाइंस हों, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, कौन कौन सी, ये EH आपको दिख रहा है फिगर के अकॉर्डिंग, और ये PO, दोनों पैरेलल लाइंस हैं, और ये लाइन उसको क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, या इसी को हम ट्रांसवर्सल लाइन भी बोलते हैं। तो ये एंगल इसके क्या होता है स्टूडेंट्स, इक्वल होता है। तो ये एंगल यहाँ पे कितना है फिगर के अकॉर्डिंग y, और ये कितने का है। तो क्लियर हो गया कि y की वैल्यू कितनी होगी 40। तो पहला तो हमको क्लू मिल गया कि y की वैल्यू जो होगी डायरेक्टली कितने की होगी 40 डिग्री, और क्वालिटी यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कोई डाउट इसमें। चलिए ये तो हो गया स्टूडेंट्स। अब हम थोड़ा सा और आगे सोचें। हाँ, इसके लिए, हाँ यहाँ से ये पता चल जाएगा बोल रहे हो आप, ठीक है, ये पता चल जाएगा। जब ये पता चल जाएगा आप लोगों को, तो इससे आपको क्या पता चल जाएगा, x पता चल जाएगा। वेरी गुड, क्योंकि जितने का ये होगा उतने का ही x होगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स है। तो ये एंगल यहाँ पे हमको पता नहीं है, यहाँ पे हम इसको कुछ नाम दे देते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया एंगल n, तो मैं यहाँ पे ये यूज़ कर सकता हूँ कि n और ये जो 70 डिग्री, ये जो दो एंगल्स हैं वो मिल के 180 बनाएंगे, क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर है। क्या है ये, तो यहाँ से n की वैल्यू स्टूडेंट्स 110 आ जाएगी, और जितने का ये एंगल n होगा उतने का ही एंगल E होगा, x होगा। तो डायरेक्ट x की वैल्यू कितनी हो गई 110। समझ में आ रही बात ये क्यों हुआ, ये अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, ठीक है। अब क्या बच गया है, अब बच गया है हमारा z। z थोड़ा सा बताइए जरा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो देखते हैं। अच्छा, ये आपको दोनों एंगल्स पता है क्या, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, राइट। ये कौन सा ट्रायंगल PHO में आप लगा रहे हैं, ट्रायंगल PHO में आप एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल यूज़ कर रहे हैं। तो कितने कितने के एंगल, एक तो एंगल y है, z है, और एंगल n है। तीनों का सम किसके इक्वल होगा, कौन सी प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, इसको 100 बार लिखो क्लास 7th में, अभी बार बार नहीं लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। y की वैल्यू 40, z फाइंड करना है, n आपने निकाला था 110 इक्वल्स टू 180। ये दोनों ऐड होके 150 हो गया, 150 वहाँ जाके माइनस होगा तो कितना आएगा 30 आएगा। कितना आएगा, 180 में से 150 जाएगा तो 30। तो z की वैल्यू कितनी आ गई 30। तो सारी वैल्यू हमको पता चल गई स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन कर लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। तो द फॉलोइंग फिगर्स गन्स एंड रन्स, है ना, मारने वाला फ्री फायर वाला गन नहीं है। ये देखो GUNS, ये गन्स, और ये रन्स RUNS, दो अलग अलग क्वेश्चंस हैं। ये पैरेललोग्राम्स हैं। क्या है ये, ओके। फाइंड x एंड y, तो आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इससे पहले जो हम क्वेश्चंस देख रहे थे उसमें x या y जो होते थे वो जनरली एंगल्स के फॉर्म में होते थे। ये एंगल्स की वैल्यू नहीं है, ये उनके साइड्स की वैल्यू है, और ये जो वैल्यूज़ है साइड्स की वो सेंटीमीटर में गिवन है। किस में गिवन है, ऐसा क्वेश्चन में अलग से पहले से ब्रैकेट में मेंशन है कि जो लेंथ है वो सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो हमको वैल्यू निकालनी है x और y की।
वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्या है, ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम है तो क्या प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। यहाँ पे एंगल का तो यूज़ है ही नहीं, तो हम लोग साइड्स वाली प्रॉपर्टी से बनाएंगे, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है एंड वी नो दैट अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल होती हैं अपोजिट साइड्स। तो जितना ये जी एस की लेंथ होगी उतनी ही किसकी लेंथ होगी? एन यू की होगी। क्लियर ना? जितनी जो लेंथ है वो जी एस की होगी उतनी किसकी होगी? एन यू की। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जी एस की लेंथ कितनी है? 3x और एन यू की 18। तो यहाँ से क्या आप x नहीं निकाल सकते क्या? बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। 3 को यहाँ लाके क्या करोगे? यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है। तो 18/3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 6। वेरी सिंपल। और सेम प्रॉपर्टी से अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो जितना एस एन होगा उतना ही जी यू होगा, या जितना जी यू होगा उतना ही एस एन होगा। जी यू की लेंथ कितनी है? 3y-1, और एस एन की कितनी है? 26। आपको इसको सॉल्व करके y की वैल्यू निकालनी है, तो पहले कौन शिफ्ट होगा? पहले -1 वहाँ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? तो ये बन जाएगा 27। 3y = 27। अब वहाँ जाके 3 क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। 27/3, 3 9 जा 27। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? कोई डिफ़िकल्टी इसमें? सिंपल है ना? ये x और y दोनों की वैल्यू आपके पास आ गई। क्लियर? इधर देख लेते हैं। ये भी एक पैरेललोग्राम है, RUNS, रन्स। इसको ज़रा देखें और बताएं कि इसमें x और y की वैल्यू कैसे निकाल पाएंगे? कैसे निकाल पाएंगे? देखिए, ये एस यू क्या है? एस यू क्या है? डायगोनल है। आर एन क्या है? डायगोनल है। ये दोनों डायगोनल एक पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट हो रहे हैं। इस पॉइंट को सपोज अपन कोई नाम दे देते हैं। इस पॉइंट को मैंने लिख लिया सपोज ओ। तो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स की भी कुछ प्रॉपर्टी आप लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ी थी क्या? क्या प्रॉपर्टी पढ़ा था आपने? पैरेललोग्राम के डायगोनल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है? एल ओ का अपोजिट, एन ओ का अपोजिट। अपोजिट क्या? अपोजिट नहीं, क्या? लेंथ सेम होती है। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये है डायगोनल, ये है डायगोनल, दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। मतलब बाइसेक्ट करना मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो ये जो पूरा डायगोनल था वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। मतलब जितनी लेंथ इसकी है उतनी लेंथ इसकी है, और जितना लेंथ इसका होगा उतनी लेंथ इसका होगा। तो यहाँ पे आपको पहले बस लिखना है प्रॉपर्टी कि वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। वो एक दूसरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो जितनी लेंथ ओ एस की होगी उतनी ही ओ यू की होगी, और जितनी लेंथ ओ एन की होगी उतनी ही ओ आर की होगी। लेकिन हम पहले इसको नहीं ले सकते, ये भी एक बात आपको ध्यान रखनी है। इसको पहले लेके हम नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना तो हमको x पता है और ना ही हमको y पता है। लेकिन अगर हम इसको पहले यूज़ करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, और जब y की वैल्यू यहाँ पता हो जाएगी तो अपन x की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। समझ में आ रही बात? इन दोनों में भी हमको पहले इसको लेना पड़ेगा। तो जो ओ एस है वो ओ यू के क्या है? इक्वल है। प्रॉपर्टी से ओ यू, या यू बोल दीजिए कि ओ यू किसके इक्वल है? ओ एस के। क्योंकि हम वेरिएबल को जनरली लेफ्ट साइड लिखते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि ओ यू इक्वल है किसके? ओ एस के। ओ यू की वैल्यू क्या है? y+7। ओ एस क्या है? 20। 7 यहाँ जाके माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 13। y की वैल्यू कितनी आ गई? 13 सेंटीमीटर। एक बात ध्यान रखेंगे, ये सब किस में आ रहे हैं आंसर्स? सेंटीमीटर, क्योंकि पहले से हमको मेंशन कर दिया गया, क्वेश्चन में बता दिया गया है कि वहाँ पे सेंटीमीटर में। अब सेकंड वाला डायगोनल कौन सा? ओ एन किसके इक्वल होगा? ओ आर के। सिमिलरली जो ओ एन है वो किसके इक्वल होगा? ओ आर के। ओ एन की वैल्यू क्या है?
ओ एन की x प्लस वाई और ओ आर की वैल्यू 16। समझ में आ रहा है कि नहीं भवार्थ कि एक नींद मार के उठ गए, पीछे शिवम और भवार्थ जाग रहे थे ना, नींद थोड़ी आ रही है, ये सो जाओ, बिस्तर लगा है। हाँ चलो, x y की वैल्यू क्या है 13 इक्वल्स टू 16, ये 13 वहाँ जाके तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो आपको इस तरीके से x और y दोनों की वैल्यू पता चल गई। ठीक है, बस ये क्या है, नॉर्मल प्रॉपर पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज है ये। ठीक है।